हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर में आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए और स्कूल नवगठित महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्कूल नवगठित महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है और इसका उद्देश्य नागरिक निकायों, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 100 स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू करना है। कितने स्कूलों में? 100 स्कूलों में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। कितने स्कूलों में? 100 स्कूलों में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। बहरीन के आर्थिक विकास बोर्ड ने महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, पुणे कोर्ट ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अब फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको वीडियो में अपडेट करता जाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन यहीं पे हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हाल ही में किस राज्य में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये आप नोट कर लीजिए। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया और इस कांग्रेस का जो विषय है वो है डिजिटल युग में मानव भविष्य। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस कांग्रेस का विषय डिजिटल युग में मानव भविष्य, डिजिटल युग में मानव भविष्य। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित सामाजिक वैज्ञानिकों की वार्षिक बैठक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया और इस कांग्रेस का विषय डिजिटल युग में मानव भविष्य है। और भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित सामाजिक वैज्ञानिकों की वार्षिक बैठक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई, तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बौद्ध स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है भारतीय तट रक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है उड़ीसा ने राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कर्नाटक में 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक आयोजित की जाएगी, तो ये आप नोट कर लीजिए कब से कब तक, 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक आयोजित की जाएगी, और यह टूर्नामेंट JSW स्पोर्ट्स के इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। यह टूर्नामेंट JSW स्पोर्ट्स के इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में आयोजित किया जाएगा, और यह पहली बार होगा जब भारतीय मुक्केबाजी महासंघ निजी तौर पर संचालित संस्थान में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर कर्नाटक है, तो कर्नाटक से रिलेटेड जो हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स देखे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक में नंदी बसेश्वर मंदिर में 12वीं शताब्दी के निषिद्धि पत्थर शिलालेख पाया गया, तो ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पत्थर, निषिद्धि पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक में। अब फ्रेंड्स हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, कर्नाटक के जो सीएम है वो है SD कुमारस्वामी, और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला, तो इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत ने इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए किस देश को 4,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को 4,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग से मुलाकात के बाद यह घोषणा की, और भूटान की नई पंचवर्षीय योजना इस वर्ष शुरू हुई और 2022 तक जारी रहेगी, तो ये आपको याद रखना है। कब तक जारी रहेगी, 2022 तक जारी रहेगी। और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग अपनी पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। भारत ने इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भूटान को 4,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग से मुलाकात के बाद यह घोषणा की है, और भूटान की नई पंचवर्षीय योजना इस वर्ष शुरू हुई और 2022 तक जारी रहेगी, और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग अपनी पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हम भूटान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्फू, भूटान की जो करेंसी है वो है नगुलत्रम, और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है लोटे तसेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको भूटान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस देश ने पहले रेनमिनबी नामित पांडा बॉन्ड को जारी करने को मंजूरी दे दी है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की कैबिनेट ने पहले रेनमिनबी नामित पांडा बॉन्ड को जारी करने को मंजूरी दे दी है, और यह चीन के पूंजी बाजारों से ऋण जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करेगा।
और इसके विभिन्न ट्रेंच में $500 मिलियन से $1 बिलियन जुटाने की उम्मीद है। $500 मिलियन से $1 बिलियन जुटाने की उम्मीद है और इसकी ब्याज दर 5.5% से अधिक हो सकती है, लेकिन बॉन्ड को जारी करने के समय अंतिम मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने पहले रेनमिनबी नामित पांडा बॉन्ड को जारी करने को मंजूरी दे दी है और यह चीन के पूंजी बाजारों से ऋण जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करेगा और इसके विभिन्न ट्रेंच में $500 मिलियन से $1 बिलियन जुटाने की उम्मीद है और इसकी ब्याज दर 5.5% से अधिक हो सकती है, लेकिन बॉन्ड को जारी करने के समय अंतिम मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। तो इतने पॉइंट आपको पाकिस्तान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और छठे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में फर काटने, ऊंट की सजावट, डिजाइनिंग इत्यादि जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। छठे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में फर काटने, ऊंट की सजावट, डिजाइनिंग इत्यादि जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी और इस उत्सव के दौरान मिस्टर बिकाना और मिस मारवन जैसी प्रतियोगिताएं, विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर राजस्थान है। तो राजस्थान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जयपुर में शुरू हुआ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स जोधपुर में एवीए इंद्र 2018 अभ्यास आयोजित करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसलिए हमने ये करंट अफेयर्स देखा है क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, जो कि हाल ही में बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, और जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो ये आपको याद रखना है। कितनी परियोजनाओं की आधारशिला रखी? 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और दिल्ली में यमुना नदी के संरक्षण के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये आप याद रखेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं और अधिकांश परियोजनाएं सीवरेज के बुनियादी ढांचे के लिए हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और दिल्ली में यमुना नदी के संरक्षण के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं और अधिकांश परियोजनाएं सीवरेज के बुनियादी ढांचे के लिए हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। नई दिल्ली में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक ने
दिल्ली में प्रहरी योजना शुरू की। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दिल्ली में सोल्जराथन मैराथन को ध्वजांकित किया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 9वीं इंडिया आरओके संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। ये हमने हाल ही में डिस्कस किया। नेक्स्ट है, दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महत्वाकांक्षी जिला परियोजनाओं की दूसरी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार किस जिले ने सबसे अधिक सुधार दिखाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरुधुनगर। विरुधुनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स। नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिला परियोजनाओं की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। ये हमने कल डिस्कस किया था। नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिला परियोजनाओं की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की और इस रैंकिंग में जून से अक्टूबर 2018 के दौरान जिलों द्वारा 6 प्रमुख विकास क्षेत्रों में प्राप्त वृद्धिशील प्रगति का विवरण है। कब से कब तक? जून से अक्टूबर 2018 के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स। और तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले ने समग्र रूप से सबसे अधिक सुधार दिखाया है। तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स। तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले ने समग्र रूप से सबसे अधिक सुधार दिखाया है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला। ये कहाँ का? उड़ीसा का है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिला परियोजना की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की और इस रैंकिंग में जून से अक्टूबर 2018 के दौरान जिलों द्वारा 6 प्रमुख विकास क्षेत्रों में प्राप्त वृद्धिशील प्रगति का विवरण है। और तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले ने समग्र रूप से सबसे अधिक सुधार दिखाया है। और इसके बाद उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला है सेकंड नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर विरुधुनगर है। तो विरुधुनगर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम है वो है इद्दपति के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। तो इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज है। मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को अनुसंधान का प्रसार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है जो निर्णय लेने के क्षेत्र में अवसरों, चुनौतियों, उभरती रणनीतियों और विश्लेषणात्मक उपकरणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। मुंबई में 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन आयोजित किया गया।
और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय वो है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन द डिजिटल एज। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और चिकित्सकों को अनुसंधान का प्रसार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है जो निर्णय लेने के क्षेत्र में चुनौतियों, अवसरों, उभरती रणनीतियों और विश्लेषणात्मक उपकरणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। बहरीन के आर्थिक विकास बोर्ड ने महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पुणे कोर्ट ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। स्मार्ट का फुल फॉर्म फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई। नेक्स्ट है महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिव्या पाटीदार जोशी। दिव्या पाटीदार जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी ब्यूटी पेजेंट 2018 का समापन दिल्ली में हुआ और दिव्या पाटीदार जोशी को मिसेज इंडिया 2018 का खिताब मिला, तो ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के रतलाम की निवासी, ये कहाँ की निवासी है? मध्य प्रदेश में रतलाम की निवासी दिव्या पाटीदार जोशी ने इस वर्ष 24 होनहार प्रतियोगियों को हराकर मिसेज इंडिया का ताज जीता और उन्होंने बेस्ट केट वॉक टाइटल के साथ ब्यूटी विद द ब्रेन कॉन्टेस्ट के सभी राउंड जीते, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी ब्यूटी पेजेंट 2018 का समापन दिल्ली में हुआ और दिव्या पाटीदार जोशी को मिसेज इंडिया 2018 का खिताब मिला और मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाली दिव्या पाटीदार जोशी ने इस वर्ष 24 होनहार प्रतियोगियों को हराकर मिसेज इंडिया का ताज जीता और उन्होंने बेस्ट कैटवॉक टाइटल के साथ ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट के सभी राउंड जीते। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम एमपी की है तो एमपी के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एमपी की जो कैपिटल है वो है भोपाल, एमपी के जो सीएम है वो है कमलनाथ जो कि हाल ही में बने और एमपी की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, और मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या पाटीदार जोशी ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंबिका प्रसाद पांडा। अंबिका प्रसाद पांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबिका प्रसाद पांडा को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और वह वर्तमान में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वित्त निदेशक है, ये भी आपको याद रखना। वर्तमान में वह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वित्त निदेशक हैं और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सीएमडी नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर छत्तीसगढ़, सीजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। अंबिका प्रसाद पांडा को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वह वर्तमान में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वित्त निदेशक है और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सीएमडी नियुक्त किया गया है और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स,
आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।